बड़ी खबरों की ओर। बिजनेस स्टैंडर्ड्स की तरफ से आयोजित राउंड टेबल सम्मेलन समृद्धि में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। यहां पे बताया कि सन 2009 से बिजनेस स्टैंडर्ड इस कॉन्क्लेव का आयोजन यहां पर करता आ रहा है। यानी गत 15 वर्षों से अपने नाम के अनुरूप एक सकारात्मक माहौल बनाने का जो परिणाम है वह आज लखनऊ ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर बिजनेस का ये वातावरण हमको देखने को मिल रहा है। स्वाभाविक रूप से जब हम लोग आर्थिक समृद्धि की बात करते हैं तो बिजनेस उसका एक पार्ट होता है। अगर आप श्रीमद् भगवत गीता में जाएंगे तो वहां पे बिजनेस की जो विस्तृत व्याख्या की गई है वह इस रूप में है कि कृषि के साथ साथ वाणिज्यिक और गोरक्षा का जो कार्य होता है ये सभी व्यवसाय का एक पार्ट है, वाणिज्य कर्म के ही अंतर्गत आता है। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म समायोजम, ये सभी उसके पार्ट हैं, उसके अंदर आते हैं। चाहे वह कृषि हो, गोरक्षा हो, आर्थिक गतिविधियां हैं, ये सभी व्यावसायिक गतिविधियों के अंतर्गत ही आज से हजारों वर्ष पहले आते थे। लेकिन जैसे जैसे इसका दायरा बढ़ता गया वैसे ही हमने कृषि को उससे अलग किया, गोरक्षा के कार्य को, गोपालन के कार्य को उससे अलग किया। और आजाद भारत में आप जो आज वाणिज्यिक गतिविधियों को देखते हैं वह केवल आर्थिक लेन देन के उन कार्यक्रमों के साथ ही हम जोड़ते हैं जो पूंजी का बृहद आयाम जिसके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप उसकी व्यापकता में जाएंगे तो कृषि उससे अलग नहीं है, पशुपालन और डेयरी सेक्टर उससे अलग नहीं हो सकता है, और आर्थिक गतिविधियां तो उसका पार्ट है ही। लेकिन इन गतिविधियों पर चर्चा करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सकारात्मक वातावरण आज उत्तर प्रदेश के अंदर बन पाया है। उत्तर प्रदेश भारत की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, 25 करोड़ की आबादी यहां निवास करती है। लेकिन इस 25 करोड़ की आबादी के उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या नहीं था जो उत्तर प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित नहीं कर रहा था। सब कुछ तो हमारे पास था। आज की सबसे सस्ता मैन पावर हमारे पास है, स्किल मैन पावर हमारे पास है। देश की कभी शिक्षा के एक प्रमुख केंद्र के रूप में काशी और उसके उपरांत प्रयागराज ने अपनी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था, उसको लीडरशिप दी थी। कभी एक प्राच्य विद्या के केंद्र हुआ करते थे। दुनिया का सबसे प्राचीन जो गुरुकुल है उसके बारे में कहा जाता है महर्षि भारद्वाज का गुरुकुल था जो प्रयागराज में स्थित था। लेकिन समय के अनुरूप हम समय के उस कालचक्र को नहीं समझ पाए। परिणाम क्या था कि शिक्षा का केंद्र होने के बावजूद, स्किल मैन पावर होने के बावजूद, सबसे उपजाऊ भूमि होने के बावजूद और दुनिया का सबसे अच्छा जल संसाधन होने के बावजूद भी हम पिछड़ गए। कारण एक ही है कि हमने समय की गति को नहीं पहचाना। हम उस गति से अपने आप को 2 कदम आगे रखने में कहीं ना कहीं भटक गए थे और परिणाम हम सबके सामने है। एक समय ऐसा भी था जब उत्तर प्रदेश वासियों के सामने पहचान का संकट आ खड़ा हुआ था। उत्तर प्रदेश का नौजवान आज से 7-7.5 वर्ष पहले जब उत्तर प्रदेश से बाहर जाता था तो लोग उसको शक की निगाहों से देखते थे और
वह कहीं पर किसी होटल या धर्मशाला में भी वह वहां पे रूम लेने की स्थिति में नहीं होता था। कहीं नौकरी पे लगाना या कहीं पे उसको बिजनेस पार्टनर बना देना, ये तो बहुत दूर की बात थी। लेकिन पहचान का ये संकट युवाओं के सामने, बिजनेसमैन के सामने, यहां के किसानों के सामने, इन सब के सामने भी खड़ा हुआ था। ये आज से ज्यादा दिन पहले नहीं, मैं मात्र 7 वर्ष पहले की उस तस्वीर की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जब उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने और यहां के नागरिकों के सामने ये संकट भी आ खड़ा हुआ था। मुझे याद है जब 2017 में, मार्च 2017 में सरकार बनी थी और सरकार बनने के बाद ये बात सामने आई कि हमें उत्तर प्रदेश को एक नए सिरे से आगे बढ़ाना है, कैसे कार्य चल सकता है। मैंने उस समय अपने औद्योगिक विकास विभाग के मंत्री को और औद्योगिक विकास के अवस्थापना और औद्योगिक विकास के आयुक्त को बुलाया। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की तैयारी के लिए आपको कुछ प्लानिंग करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। लगभग अगस्त का महीना था, तो अक्टूबर में वे इसी समय वे लोग मेरे पास आए, दोनों लोग। फिर उन्होंने कहा साहब हम लोग एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करना चाहते हैं। मैंने कहा कोई तिथि तय किया है? उन्होंने कहा जब आप कहें। मैंने कहा भी कितने का निवेश का आपका प्रस्ताव है? उन्होंने कहा 20,000 करोड़ का। तो मैंने कहा नाम आपने ग्लोबल लिखा है और निवेश 20,000 करोड़ का कराएंगे? उन्होंने कहा साहब यूपी में इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता है, ये तो हमने ज्यादा कह दिया है। मैं भौचक था। यद्यपि तब तक हमारी सरकार को कुल 4-5 महीने ही हुए थे, लेकिन मैंने उनसे कहा कि भाई आप सबसे पहले नाम बदलिए, एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ग्लोबल शब्द हटाइए, ग्लोबल नाम के अनुरूप काम भी होना चाहिए। नाम आप ग्लोबल रखेंगे और कार्य करेंगे एक गांव का, तो आप स्वयं ही कटघरे में खड़े होंगे, लोग आप पे हंसेंगे, तो हंसी का पात्र मत बनिए। तो इसका नाम यूपी इन्वेस्टर समिट रखिए। और फिर इसको हम लोगों ने, मैंने कहा भाई इसकी अब तैयारी करिए। आप ये मान के चलिए कि 20,000 करोड़ नहीं, हमारी लोअर लिमिट 2 लाख करोड़ की होगी। अब इससे ऊपर बढ़ना। उन्होंने कहा साहब 2 लाख करोड़ कौन आएगा? मैंने कहा 2 लाख की गारंटी मैं आपको दे रहा हूं कि 2 लाख करोड़ का निवेश मैं कहीं जाऊंगा वहां से लेके आऊंगा, लेकिन उससे ऊपर की आप बात करिए। और मैंने कहा भी रोड शो करिए आप अलग अलग जगहों पर जाकर के। समय नहीं था, हमने फरवरी की तिथि तय की, प्रधानमंत्री से मैंने मुलाकात की। मैंने कहा हम लोग एक इन्वेस्टर समिट करना चाहते हैं, आप इसका उद्घाटन कर लीजिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा इन्वेस्टर समिट? मैंने कहा हाँ। कहा आपको मालूम है बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हमने कहा मेहनत करेंगे। उन्होंने कहा कोई तिथि तय की है? मैंने कहा हाँ, 21-22 फरवरी 2018। खैर उन्होंने पत्र मेरा रखा, हमने रोड शो की तैयारी की, अलग अलग जगहों पर गए। और जो मैंने कहा था कि मैं पहले ही रोड शो में, मैं एक रोड शो में गया था, पहले ये लोग गए, 4-5 जगह पर टीम गई थी। चाहे जहां जाते थे कोई 3,000 करोड़ का कहीं से लाते थे, 5,000 करोड़ का कहीं से लेके आते थे। बाद में मैं मुंबई स्वयं गया और वहां पे जिस भी उद्यमी से हम बात करते हो कहते साहब हम तो हाथ जोड़ चुके हैं, उत्तर प्रदेश में दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन माहौल हम थोड़ा देख रहे हैं कि कुछ अच्छा परिवर्तन हो रहा है, आप कह रहे हैं प्रयास कर सकते हैं, वैसे आएंगे नहीं। ये जवाब मुझे वहां सुनने को मिलता था। लेकिन हम लोगों ने भी वहां पे अच्छा मजमा हमारा अच्छा जम चुका था वहां पे, और उसमें परिणाम क्या रहा कि लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें अकेले मुंबई से उस दिन प्राप्त हुए थे। तो मैंने अपनी टीम से कहा, मैंने कहा भी देखो मैंने 2 लाख कहा था, मैं 2.5 लाख तक पहुंचा चुका हूं। अब इस सुनील बंसल ने बीजेपी के सक्रिय सदस्यता अभियान में अपनी सक्रिय सदस्यता ली है। इसको लेकर उन्होंने एक पोस्ट में लिखा कि बीजेपी के सक्रिय सदस्यता अभियान में मैंने भी अपनी सक्रिय सदस्यता ली। आप भी अपने बूथ और विधानसभा क्षेत्र में 50 नए प्राथमिक सदस्यों को पंजीकृत करें।
बीजेपी के सक्रिय सदस्य बन सकते हैं। बाईस अक्टूबर की रात्रि को थाना दादरी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम नगला नैनसुख के पास एक फॉर्च्यूनर कार जली हुई मिली है। कार के अंदर एक युवक मृत अवस्था में मिला है, जिसकी पहचान संजय यादव निवासी नेहरू नगर गाजियाबाद के रूप में हुई है। थाना दादरी पुलिस द्वारा मृतक के शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। परिजनों द्वारा बताया गया कि मृतक अपने घर गाजियाबाद से साइट पर जाने के लिए निकला था। थाना दादरी पुलिस द्वारा फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाकर घटनास्थल का निरीक्षण कराया गया। मृतक के परिजनों द्वारा तहरीर दी गई है, जिसके आधार पर 2 अभियुक्तों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए दोनों युवक मृतक के दोस्त हैं। सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच की जा रही है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बीती रात थाना दादरी क्षेत्र के नगला नैनसुख के पास में एक फॉर्च्यूनर कार जली हुई अवस्था में मिली थी। तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंच करके वहां फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया था। कार के अंदर एक व्यक्ति की जली हुई अवस्था में बॉडी मिली थी, जिसकी पहचान संजय यादव निवासी नेहरू नगर गाजियाबाद के रूप में हुई थी। परिजनों से पूछताछ से पता चला था कि अपने 2 मित्रों के साथ निकला था और इनका अपने मित्रों से कुछ ज्वेलरी के लेन का विवाद था। इनके दोनों मित्रों को हिरासत में ले लिया गया है। परिजनों से तहरीर प्राप्त करके इसमें समस्त पहलुओं की जांच की जा रही है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपना 60वां जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। सीएम योगी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, अनुशासन और कर्मठता के जीवंत प्रतीक, करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत, सहकार से समृद्धि के भाव को निरंतर चरितार्थ कर रहे लोकप्रिय जननेता माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। समृद्ध, सुरक्षित और सशक्त राष्ट्र के निर्माण हेतु आपकी प्रतिबद्धता ने मां भारती को निरंतर गौरव भूषित किया है। प्रभु श्री राम से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन की प्रार्थना है। गृह मंत्री अमित शाह के जन्मदिन को लेकर उन्होंने तमाम राजनेताओं ने बधाई दी, तो वहीं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी अपने ऑफिशियल अकाउंट पर पोस्ट कर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। ये ट्वीट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है, जो उन्होंने अमित शाह के जन्मदिन के अवसर पर उन्हें बधाई देते हुए किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को 2 दिवसीय दौरे पर रूस के कजान शहर पहुंचे, जहां वो 23 अक्टूबर को ब्रिक्स समिट में शामिल हुए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कजान में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय वार्ता में शिरकत की। बता दें कि पीएम मोदी की 4 महीने में ये दूसरी रूस यात्रा है। इससे पहले वो जुलाई में मॉस्को गए थे और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्रेमलिन में उनका भव्य स्वागत किया था। अब इस दौरे के बीच अटकलें ये हैं कि पीएम मोदी की ब्रिक्स समिट के इतर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात हो सकती है। हालांकि दोनों देशों की ओर से ऐसी किसी मुलाकात को लेकर औपचारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का कजान पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया। कजान में रूस के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी। मैं आपकी मित्रता
गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मेरे लिए खुशी की बात है कि ब्रिक्स समिट के लिए कजान जैसे खूबसूरत शहर में आने का अवसर मिला है। इस शहर के साथ भारत के गहरे और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। कजान में भारत के नए कॉन्सुलेट के खुलने से ये संबंध और मजबूत होंगे। एक्सीलेंसी, पिछले 3 महीनों में मेरा 2 बार रूस आना हमारे करीबी समन्वय और गहरी मित्रता को दर्शाता है। जुलाई में मॉस्को में हुई हमारी एनुअल समिट से हर क्षेत्र में हमारे सहयोग को बल मिला है। एक्सीलेंसी, पिछले 1 वर्ष में ब्रिक्स की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। 15 वर्षों में ब्रिक्स ने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है और अब विश्व के अनेक देश इससे जुड़ना चाहते हैं। मैं ब्रिक्स समिट में भाग लेने के लिए उत्सुक हूं। एक्सीलेंसी, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। एक्सीलेंसी, आज इन सभी विषयों पर विचार साझा करने का एक और महत्वपूर्ण अवसर है। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में 14वें अखिल भारतीय गृह रक्षक एवं गृह सुरक्षा सम्मेलन में शिरकत की। इस मौके पर अमित शाह ने संबोधित किया। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। 14वां अखिल भारतीय होमगार्ड और सिविल डिफेंस सम्मेलन यहां आहूत किया गया है और मैं सबसे पहले विवेक श्रीवास्तव को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि 20 साल के बाद ये सम्मेलन आहूत हुआ है। 20 साल तक किसी को फुर्सत नहीं मिली। तो विवेक भाई, आपको बहुत बहुत बधाई। इसमें मेरा भी 2 से 5 साल तो मैं भी मंत्री रह गया, मगर ये हो नहीं पाया। 2 मीटिंग जरूर हुई मेरे स्तर पर, परंतु जितना महत्व होमगार्ड और सिविल डिफेंस का है, इतनी तवज्जो शायद बहुत लंबे अरसे से गृह मंत्रालय में इसको मिली नहीं। अनेकविध कार्यक्रम, अनेकविध प्रायोरिटीज, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण काम शायद धीरे 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 सभी राज्य सरकारों के नजर में और अंततोगत्वा केंद्र सरकार के नजर में भी छूटता गया। और आज जब हम 14वें सम्मेलन में मिले हैं, तब यहां से एक नई ऊर्जा, नया प्रण और नया रास्ता लेकर यहां से जाना है। इसको गांव गांव तक जीवंत करने का हमने प्रयास करना है। भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में देश की जनता ने एक संकल्प किया है कि 2047 तक भारत को एक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाना। जब हम पूर्ण विकसित राष्ट्र कहते हैं, तब हमारी पूर्ण विकसित राष्ट्र की कल्पना पाश्चात्य कल्पनाओं से मेल नहीं खाती। हमारे पूर्ण विकसित राष्ट्र की कल्पना में हर क्षेत्र में विकास, हर क्षेत्र में भारत सर्वप्रथम तो है ही, परंतु इसके साथ हमारे संस्कार, हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति और हमारी भाषाओं को संभालते हुए पूर्ण विकसित राष्ट्र बनना है। और इस संकल्पना को अगर चरितार्थ करना है तो सेवा और सुरक्षा इसके बहुत अहम 2 बिंदु हैं। सुरक्षा हर व्यक्ति की, हर व्यक्ति के संपत्ति की, हर व्यक्ति के भविष्य की और हर व्यक्ति के अधिकार की, और सेवा
जो हमारा मूल संस्कार है, इसको समाहित करना। तो सिविल डिफेंस और होमगार्ड, ये दोनों गतिविधियां सुरक्षा और सेवा के साथ जुड़ी हैं। मैं आज यहां पर आया हूं तब मैं सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के लिए मेरा मतभेद सार्वजनिक करना चाहता हूं। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ साल पहले एक जजमेंट दिया जिसमें सिविल डिफेंस और होमगार्ड को उनकी आय के साथ जोड़ने का प्रयास किया। गृह मंत्री अमित शाह ने आनंद, गुजरात में एनडीडीबी के हीरक जयंती समारोह को संबोधित किया। आज एक प्रकार से इस छोटे से सभागार के अंदर बहुत बड़े काम की शुरुआत होने जा रही है। आज एनडीडीबी की हीरक जयंती और श्रद्धेय त्रिभुवन दास पटेल की जन्म जयंती को मनाने का कार्यक्रम आज हम इस सभागार के अंदर कर रहे हैं। मित्रों, मैं तो गुजरात से ही हूं। एनडीडीबी और त्रिभुवन भाई दोनों के योगदान को देश के ग्रामीण क्षेत्र के अर्थतंत्र को भली भांति किस प्रकार से गति दी है, इससे मैं भली भांति परिचित हूं। आज त्रिभुवन भाई का जन्मदिन है। त्रिभुवन भाई एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसकी कर्मठ जीवन की व्याख्या शायद ही विश्व में कोई कभी कर पाएगा। पूरा जीवन काम करने के बाद आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो व्यक्ति को ना नाम मिला, ना दाम मिला, मगर परिणाम देखिए, देश के 5 करोड़ पशुपालक आज अब सुख चैन की जिंदगी जीने के रास्ते पर प्रशस्त हैं। एक बहुत बड़े व्यक्ति ने एक उक्ति कही थी, जीवन क्या है? जब मानवी पैदा होता है तो सांस होती है, नाम नहीं होता है, और जब इसकी मृत्यु होती है तब सांस नहीं होती है, नाम होता है। ये दोनों के बीच में किया हुआ काम ही व्यक्ति को मानवी भी बनाता है और इससे भी ऊपर ले जाता है। त्रिभुवन भाई ने अपने समग्र जीवन में स्व को पिघालकर, अपने आप को पिघलाकर देश के गरीब कृषकों को और विशेषकर कृषि के साथ जुड़ी हुई, पशुपालन के साथ जुड़ी हुई भारत की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक अनूठे विचार के साथ काम किया। मैं आज जरूर कहना चाहूंगा, भगवान भला करे वो पॉल्सन डेयरी के मालिक का, जिसने आनंद के किसानों को अन्याय किया। आजादी के पहले पॉल्सन डेयरी यहां से दूध ले जाती थी। दूध ले जाने में उनका दूध का बिक्री नहीं हुआ तो नहीं ले जाते थे, फिर किसानों का दूध बेकार जाता था, दाम भी ठीक से नहीं देते थे। इसमें से एक संघर्ष हुआ। स्वाभाविक रूप से अंग्रेजों ने पॉल्सन डेयरी का पक्ष लिया और त्रिभुवन भाई, युवा त्रिभुवन दास ने सरदार पटेल के पास जाकर फरियाद की।